इन्फेक्शन क्या होता है या सोर थ्रोट क्या होता है, फेरेंजाइटिस क्या होती है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होती है। रूमेटिक फीवर, रूमेटिक डिजीजेस, ये सब सीक्वलें हैं किस चीज़ का, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। देखिए जो सोर थ्रोट होता है, टॉन्सिलाइटिस होती है, ठीक है, फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, उस केस में क्या होता है, जब स्ट्रेप्टोकोकल का एक पर्टिकुलर स्ट्रेन अगर उसको कॉज कर रहा है, जो कि हम बोलते हैं कि टाइप ए स्ट्रेप्टोकोका है, बीटा हीमोलिटिक है। आप लोग सब पहले ही ज्वाइन हो जाया करो, बार बार स्क्रीन मूव करता है तो माइंड डाइवर्ट होता है। ओके, तो कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई, टाइप ए। एक लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन है स्ट्रेप्टोकोकाई की, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, उनमें जो टाइप ए है उसके सेल वॉल के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई करा है। वो पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि टाइप ए कैटेगरी का है, बीटा हीमोलिटिक है और रूमेटोजेनिक स्ट्रेन है, यानी कि ऐसा स्ट्रेन जो कि रूमेटिज्म कॉज कर सकता है, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। जब किसी को ऐसा स्ट्रेप्टोकोकाई फेरेंजाइटिस क्रिएट करता है तो 97% लोग ठीक हो जाते हैं, बट 1 to 3% लोग जो होते हैं उनके अंदर कुछ एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी को सोर थ्रोट हुआ और ऐसे पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई से हुआ जो कि रूमेटिज्म कॉज करने के लिए सक्षम है। अब क्या होगा कि सोर थ्रोट का सीक्वल में 97% लोग तो ठीक हो जाएंगे, बट 3% लोगों को एक डिफरेंट किस्म का मैनिफेस्टेशन होगा, यानी कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसको कि उस बैक्टीरिया को फाइट करना चाहिए था, वो बैक्टीरिया को फाइट करने के अलावा बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देगा। कहाँ का अटैक करेगा वो जॉइंट्स पे अटैक करेगा, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन करेगा। और वो कैसा दिखेगा, या तो मोनो अर्थराइटिस किसी एक का जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा या फिर पॉली अर्थराइटिस। जनरली ये पॉली अर्थराइटिस के रूप में हमको दिखेगा क्लिनिकली। दूसरी जगह वो कहाँ जा सकता है बैक्टीरिया, वो हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डाइटिस। ठीक है, तो ये हार्ट का मैनिफेस्टेशन होगा। इसके अलावा वो स्किन पे कुछ पर्टिकुलर किस्म के रैशेस क्रिएट कर सकता है, जिनको कि पर्टिकुलर नेम वी कॉल इट एरिथमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये इस किस्म का रिएक्शन स्किन के ऊपर देगा। उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या करेगा, नोड्यूल्स बना देगा, गिठाने बना देगा, जो कि अपने आप डिसॉल्व भी हो जाएंगी, कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए वहाँ पे नोड्यूल्स प्रेजेंटेशन दिखेगा। उसके अलावा कुछ अनलकी लोगों में ये ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर देता है, ब्रेन में ऐसा इनवॉलंटरी मूवमेंट्स दिखेंगे, जैसे कि अपने आप हाथ मूव करना या कुछ ब्रेन से सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम्स मैनिफेस्ट होना आफ्टर अ सोर थ्रोट इन्फेक्शन। तो वो चीज़ें कहाँ इंडिकेट करेंगी, इनमें से कुछ भी होता है तो इन सबको हम किस कैटेगरी में बोलते हैं, चाहे कार्डाइटिस हो जाए, चाहे पॉलीअर्थराइटिस हो जाए, चाहे स्किन के नीचे नोड्यूल्स प्रेजेंटेशन आ जाए, चाहे रैशेज आ जाए, या ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट दिखे, कोरिया दिखे, तो इन सब चीज़ों को हम कहेंगे मेजर मैनिफेस्टेशंस हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो हम उसको रूमेटिक फीवर के या रूमेटिक डिजीज के मेजर मैनिफेस्टेशन में मानते हैं। माइनर मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं इसके कुछ। माइनर मतलब कि फीवर की तरह प्रेजेंट करना, ठीक है, तो वो तो नॉर्मली किसी भी इन्फेक्शन में होगा। उसके बाद में जो न्यूट्रोफिल काउंट है उनका राइज दिखना या ईएसआर का राइज दिखना, इसका मतलब है कि कुछ इन्फेक्शंस बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए ईएसआर राइज हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स लेवल राइज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट में मिलना, तो या एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डिटेक्ट होना उस स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेन के लिए, ये चीज़ें बताएंगी कि करेंटली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस के सीक्वल में कुछ लोगों के अंदर द अनलकी वंस हैव दीज प्रेजेंटेशंस, इनमें से कोई एक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, कोई दो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर पॉलीअर्थराइटिस की प्रेजेंटेशन होती है, बट कुछ केसेस में कार्डाइटिस की कंडीशन भी मिलती है, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं उनको इन्फ्लेम कर बैक्टीरिया इन्फ्लेम कर देता है, जिसमें से कि मिट्रल वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोन है इन्वॉल्वमेंट के। क्यों? क्योंकि कार्डाइटिस में एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम सब लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो जो वॉल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनका भी इन्फ्लेमेशन होता है, उनकी स्टेनोसिस भी हो सकती है, उनका प्रोलैप्स भी हो सकता है। कुछ केसेस में अगर वॉल्व फंक्शनिंग खराब हो जाए तो रीगर्जिटेशन भी हो सकता है ब्लड का फ्रॉम द चेम्बर्स। ठीक है, इन सारे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को रूमेटिक हार्ट डिजीज, जब ये स्पेसिफिकली हार्ट को इन्वॉल्व कर लेता है तब। ठीक है, सो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन था।
that rheumatic fever and rheumatic heart disease cannot be separated from an epidemiological point of view. मतलब अगर मैं epidemiologically consider करूं तो rheumatic fever के अंदर आगे जाके ही rheumatic disease के presentations मिलते हैं, अक्सर कर ये उसकी late stages ही होती हैं, ठीक है। एंड कहाँ से स्टार्ट, इसलिए हम उन दोनों को सेपरेट नहीं करते, एपिडेमियोलॉजिकली सिमिलर वे में स्टडी करते हैं। और कहाँ से इनिशिएट होता है? इट इज इनिशिएटेड बाय अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई व्हिच इज बीटा हेमोलिटिक। ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रही है? आप म्यूट करो। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई व्हिच इज बीटा हेमोलिटिक इन ओरिजिन एंड इट इज अ रूमेटोजेनिक स्ट्रेन। ये तीन बातें मेन आपको स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में बतानी है। एंड द लास्ट थिंग इज कि ये रूमेटिक फीवर एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकाई। ये सब लोगों को नहीं होता, ओनली 1 to 3% पीपल मैनिफेस्ट विद इट, ठीक है। अब हम इसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स पे आते हैं। एजेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रूमेटोजेनिक पोटेंशियल वाला स्ट्रेन है, एक कैटेगरी को बिलोंग करने वाला है और बीटा हेमोलिटिक है। अब मैं आपको बताऊंगी होस्ट के बारे में, यानी कि ये कौन सी एज ग्रुप में मिलता है। ये ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों में मिलता है, जो 5 ईयर की एज ग्रुप से लेके 15 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें ज्यादातर ये कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि वही बच्चे हैं जिनमें ज्यादातर सोर थ्रोट, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस होता है। बड़े लोगों को टॉन्सिलाइटिस होना, सोर थ्रोट होना चांसेस कम होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, हर सोर थ्रोट, हर फेरेंजाइटिस का केस स्ट्रेप्टोकोकाई का केस नहीं होता, लेकिन हमें हर फेरेंजाइटिस के केस को ऐसा कंसिडर करके चलना चाहिए कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई केस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्ट्रेप्टोकोकाई केस हुआ और अगर उस इंडिविजुअल में सेंसिटिविटी की चांसेस हुए तो रूमेटिज्म का एक कारण बन जाएगा, रूमेटिक डिजीज का कारण बन जाएगा। तो अगर हमको रूमेटिक डिजीज प्रिवेंट करनी है, जो कि कंडीशंस वर्सेंड है, फेटल है, तो हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर हमें प्रिवेंट करनी है तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? सोर थ्रोट के मैनेजमेंट से, फेरेंजाइटिस के मैनेजमेंट से, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट होता है पेनिसिलिन। आपने अक्सर सुना होगा, छोटे बच्चों को बोलते हैं बार बार इसके टॉन्सिल पक जाते हैं, इंजेक्टेबल पेनिसिलिन लगाओ। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इंजेक्शन दो, हर 3 हफ्ते में पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगेगा, कुछ कुछ टाइम तक लगता रहेगा, जिससे कि उसको कवरेज मिल जाए, जब तक कि वो प्रोन है उसको इन्फेक्शन को कैच करने का, ठीक है। छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में ये समस्या आम है। जेंडर पे अगर बात करते हैं तो ये इक्वली प्रीडिलेक्टेड है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। नाउ वी टॉक ऑफ इम्यूनिटी। अगर किसी के अंदर स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होगा, तो उसके अंदर रूमेटिक फीवर नहीं डेवलप होगा, सोर थ्रोट पे ही आके बात रुक जाएगी, जैसे कि 97% लोगों में होती है। अक्सर अगर हम सभी को कभी ना कभी सोर थ्रोट हुआ है, ठीक है, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम सभी के हुए हैं कभी ना कभी, सो वो 97% लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इन्फ्लेमेशन होने के बाद में आप मेडिकेशन करते हो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। बट 3% पीपल के अंदर ये इम्यूनिटी का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरह मैनिफेस्ट करती है, तो ये पॉइंट आपको इम्यूनिटी में मेंशन करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो लोग पुअर कंडीशंस में रहते हैं, पॉवर्टी, ओवर क्राउडेड स्पेसेस, उनके पास में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इन्फेक्शन फैले। वाई? बिकॉज जब तक वो फेरेंजाइटिस का केस है तब तक वो कम्युनिकेबल कैटेगरी का इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को होने वाला इन्फेक्शन है, तो वो ओवर क्राउडेड जगहों पे ऐसा इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। जब वो रूमेटिक डिजीज बन जाता है तो फिर वो नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि ओवर क्राउडेड स्पेसेस में इनिशियल केसेस ऑफ फेरेंजाइटिस में ट्रांसमिट इन्फेक्शंस टू ईच अदर। दूसरी बात क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कि इसको डिटेक्ट कर पाना इज अ स्पेशलाइज्ड थिंग, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, पेनिसिलिन्स भी हैं जो ये मेडिकेशंस हैं, ये एक्सपेंसिव मेडिकेशंस में आते हैं, ठीक है। अगर उसका सब्स्टिट्यूट भी हम लेते हैं पेनिसिलिन्स का, एरिथ्रोमाइसिन लेते हैं, एल्थ्रोसिन लेते हैं, तो ये भी महंगी दवाइयाँ हैं। तो कई बार लोग, गरीब लोग जो होते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं सोच के कि क्यों दवाइयों पे पैसा खर्च करना, तो उस कैटेगरी में भी वो सोर थ्रोट को इग्नोर कर देते हैं या थोड़ा बहुत घर का इलाज करके छोड़ देते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी चीज़ अफेक्ट होती है कि एक्सेस नहीं है उनको ट्रीटमेंट के लिए, देन उनके पास फंड्स नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, और फिर वो ऐसे डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे जो कि शायद उस चीज़ के लिए वेल ट्रेंड नहीं होंगे उसको डायग्नोस कर पाने के लिए। तो इन कंडीशंस की वजह से रूमेटिक केसेस जो हैं वो डायग्नोस होने से रह जाते हैं, जिनके अंदर रूमेटिक मैनिफेस्टेशंस
आने लगते हैं एज अ सीक्वल। हाई रिस्क ग्रुप में कौन आता है? स्कूल के बच्चे आते हैं। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि रोमैटिक डिजीज की स्क्रीनिंग किस में करेंगे आप, तो ये डिजीज तो होती है मतलब जैसे कि उसको फेरेंजाइटिस हुआ, उसका सीक्वल होते होते मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगी ये डिजीज ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आप इसका हाई रिस्क ग्रुप मिडिल एज में आपको आके रोमैटिक मैनिफेस्टेशन मिलेंगे, लाइक 30 इयर्स के अप्रोक्स में, ठीक है। पर शुरुआत कहाँ से हो जाएगी? सोर थ्रोट से। सोर थ्रोट कब होगा? स्कूल एज में। तो हाई रिस्क ग्रुप में हमेशा 5 से 15 साल के बच्चों को रखा जाएगा, उनके अंदर ये कंडीशंस मैक्सिमम मिलती हैं, ठीक। स्लम ड्वेलर्स को हाई रिस्क ग्रुप में रखा जाएगा, और जो लोग बैरक्स में रहते हैं जैसे कि सोल्जर्स, जो इनको की बैरक्स में रहना रहता है, जहाँ पे बैरक्स की स्पेशल बात क्या होती है? एक तो बैरक्स ओवर क्राउडेड रहते हैं, दूसरा वहाँ पे एनारोबिक इन्फेक्शंस को बढ़ने का चांस बहुत रहता है, क्योंकि वो जो होता है एनवायरमेंट, ऑक्सीजन नहीं होती उसमें इतनी ज्यादा, बिकॉज अंडरग्राउंड बैरिक्स रहते हैं थोड़े। तीसरी चीज है वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शंस वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उनके लिए मॉइस्चर एरियाज, वहाँ पे ज्यादा डैम्पनेस होती है बैरिक्स के अंदर, ठीक है, स्वेटिंग, डैम्पनेस, तो वहाँ फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत बढ़ते हैं। तो हाई रिस्क ग्रुप में 3 बताने हैं आपको: स्कूल एज ग्रुप के बच्चे, द स्लम ड्वेलर्स एंड बैरिक्स में रहने वाले सोल्जर्स। ओके, ये 3 कैटेगरीज हैं। Then there is a direct and indirect results of environmental and health system on these things। मतलब environment का इसमें क्या रोल आएगा rheumatic disease में, उस सिस्टम का। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वही सिमिलर यहाँ पे रिपीट होंगे, कि जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है उनके अंदर रैपिड स्प्रेड देखा जाता है बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन टू दीज थिंग्स। देन उसके बाद हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है कि वो हेल्थ सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस, वो उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती इतने अच्छी फैसिलिटीज वगैरह के। तो ये एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं अपने आंसर में। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या है रोमैटिक फीवर के या रोमैटिक कंडीशन के? तो वो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मेजर मैनिफेस्टेशन कहलाती हैं, कुछ माइनर, ठीक है। यानी कि जिसको भी रोमैटिक फीवर हो रहा है उसको माइनर मैनिफेस्टेशंस तो मोस्टली होती हैं, जैसे कि फीवर होगा, ठीक है, एंटीबॉडीज तो आएंगी बॉडी के अंदर, डिटेक्ट होंगी, देन ईएसआर रेट बढ़ेगा, ये तो माइनर प्रेजेंटेशंस हैं। उससे पहले उनके पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने की हिस्ट्री भी होगी, यानी उनको 1-1.5 महीने पहले सोर थ्रोट स्टार्ट हुआ होगा, उसके बाद उन्हें बुखार आया होगा दोबारा, ठीक है, तो उनके पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने की हिस्ट्री भी होगी। तीसरी चीज़ है मेजर मैनिफेस्टेशंस, जो कि हमने डिस्कस करे थे कि हार्ट में इन्फ्लेमेशन होना, नोड्यूल्स का बनना और रैशेस डेवलप होना स्किन के ऊपर। जॉइंट्स पे क्या असर है? पॉलीआर्थराइटिस मिलेगा या मोनोआर्थराइटिस भी मिल सकता है। ये सब चीज़ें किस में आएंगी? मेजर मैनिफेस्टेशन में। तो ये आपको पॉइंट वाइज क्लिनिकल फीचर्स में बतानी है, ठीक है, कि बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द, हार्ट में चेंजेस, हार्ट में प्रॉब्लम, देन नोड्यूल्स की प्रेजेंटेशन एंड ब्रेन इन्वॉल्वमेंट एंड स्किन रैशेस। किस किस नेचर के होते हैं? स्किन रैश अपने आप रिजॉल्व कर जाता है 7 to 10 डेज के बाद में। सिमिलरली नोड्यूल्स भी हफ्ते 10 दिन में चले जाएंगे। ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो भी कुछ टाइम बाद कोई रेजिडुअल डैमेज नहीं छोड़ेगा, ये भी अपना असर थोड़े टाइम के लिए रखेगा, फिर चला जाएगा। उसमें स्पेसिफिकली क्या दिखता है? पर्पसलेस मूवमेंट। आपने देखा होगा कुछ लोग बात करते करते उनकी आदत होती है वो यूं 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 करते रहते हैं, हैंड मूव करते रहते हैं। रेस्टलेसनेस मतलब रुकेंगे नहीं, जर्की मूवमेंट्स चलते रहेंगे। या सम पीपल हैव द हैबिट कि शेकी मूवमेंट्स, चाहे पैर हिलाएंगे, चाहे आर्म्स मूव करेंगे, कुछ भी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनके मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट नहीं होते, वो पर्पसलेसली मूव करते हैं। हम पर्पसफुली मूवमेंट करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम चाहे कि हम स्टेबल बैठे तो हम बैठ सकते हैं, बट वो लोग नहीं बैठ सकते जिनको कि ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। नोड्यूल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन कार्डाइटिस, कार्डाइटिस में क्या क्या मैनिफेस्टेशन मिलेगा? जिसको कि हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रही है उसमें हमको टैकीकार्डिया मिलेगा, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा होगा, फिर साउंड सुनाई देंगी, कार्डियक मर्मर्स प्रेजेंट होंगे, देन हार्ट इनलार्ज दिखेगा। अगर आप उसका कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करवाते हैं, जैसे कि आप उसका अल्ट्रासाउंड एंड ऑल, सोनोग्राफी, ये सब, ईसीजी, सब आप उसका मैनिफेस्टेशंस करवा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कार्डियोमायोपैथीज दिख रही है, हार्ट इनलार्ज दिख रहा है, ठीक है। देन पैनकार्डाइटिस, यानी कि उसकी सारी लेयर्स जब इन्वॉल्व होने लग जाती हैं, दैट्स पैनकार्डाइटिस। जब उसकी आउटर लेयर इन्वॉल्व है, इनर लेयर इन्वॉल्व है, ऑल द लेयर्स आर इन्वॉल्व, उसका पूरा हार्ट का टिश्यू इन्वॉल्व हो गया, इन्फ्लेम हो गया, क्योंकि रोमैटिक वर्ड का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज,
ठीक है, चाहे वो जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाए, मसल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये बैक्टीरिया इन सब को इन्फ्लेम करने की पोटेंशियल रखता है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है वॉल्व का इन्फ्लेमेशन होना, जिसमें कि मिट्रल वॉल्व जो है वो कॉमनली इन्वॉल्व है। ये बताना सिग्निफिकेंट है। और क्या हो सकता है इसका कॉम्प्लिकेशन या सीक्वल है, या तो स्टेनोसिस हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी वॉल की, या फिर उसका प्रोलैप्स हो सकता है, उसकी वजह से रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो सकती है, यानी कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड शुरू हो सकता है। डायग्नोज कैसे करेंगे आप कि किस किस्म का रूमेटिक है? तो कुछ क्लासिफिकेशंस है, जैसे प्राइमरी एपिसोड है रोमेटिक फीवर का, या रिकरेंट अटैक है। रिकरेंट अटैक है विदाउट एस्टैब्लिश्ड रोमेटिक हार्ट डिजीज, जस्ट फीवर का अटैक है, या रोमेटिक फीवर अलोंग विद रोमेटिक हार्ट डिजीज है। ठीक है, उसके बाद में रोमेटिक कोरिया है, यानी कि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है क्या, देन क्रोनिक वॉल्व लीजन्स हो रहे हैं। तो ये 5 वेज में आपको इसको क्लासिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहला है प्राइमरी एपिसोड। प्राइमरी एपिसोड यानी कि पहली बार उसको रोमेटिक फीवर हुआ है, वो हम कब एपिसोड कहेंगे? जब उसको कोई 2 मेजर मैनिफेस्टेशंस हुए। मेजर वो सारे थे जो कि अलग अलग टिश्यूज को इन्वॉल्व कर रहे थे, राइट, हार्ट को, जॉइंट्स को एंड ऑल दैट। फिर उसके अलावा अगर उसको 2 मेजर का नहीं हुआ तो 1 मेजर का हुआ है, 1 माइनर का हुआ है। इन दोनों के साथ में उसके पास में हिस्ट्री जरूर होनी चाहिए कि उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था, नहीं तो डायग्नोसिस बदल जाएगा। कुछ और कंडीशन से भी उसको कार्डाइटिस हो रहा हो सकता है, कुछ और कंडीशन से भी उसको पॉलीआर्थराइटिस हो रहा हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो वो डायग्नोसिस चेंज हो जाएगा। रिकरेंट अटैक हम किसको बोलेंगे? जब उसको एक प्रिसीडिंग, मतलब कि अर्लियर आरएफ का अटैक हो चुका है, उसके पास उस चीज का प्रोवन वो है मैनिफेस्टेशन, देन दिस इज अ सेकेंडरी अटैक। ठीक है, इन दिस वेज यू विल क्लासिफाई इट अकॉर्डिंगली, उसको क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होते जा रहे हैं। तो यू टू गो थ्रू दैट चार्ट विच इज गिवन। अभी डायग्नोस होने के बाद में क्या करना होता है? हमें मैनेज करना पड़ता है कि मैनेजमेंट क्या है। बट बिफोर दैट हम प्रिवेंशन की भी बात कर लेते हैं कि प्रिवेंट कैसे करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर लिया, तो रूमेटिक फीवर को प्राइमरी वे में हमने प्रिवेंट कर लिया, यानी होने से पहले ही प्रिवेंट कर लिया। सो दैट इज वेरी क्लियर कि स्क्रीनिंग करेंगे बच्चों की, जिनको भी सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, स्कूल ग्रुप के बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। पेनिसिलिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। और उसको अगर कई बार प्रोटोकॉल कहता है कि आप स्वैब लीजिए और स्वैब को टेस्ट करवाइए, अगर स्वैब पॉजिटिव आ रहा है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए तो आप पेनिसिलिन शुरू करिए। बट अगर कोई स्वैब नहीं भी करवा रहा है, या आपके पास उस वक्त पे लेबोरेटरी फैसिलिटी नहीं है स्वैब करने की, तो भी एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप पेनिसिलिन दे सकते हो। जहाँ भी गले में खराश है, दर्द है, सूजन है, लालपन है, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन एविडेंट है कि यस इट इज हाईली इन्फ्लेम्ड, देन यू कैन ट्रीट द कंडीशन विद पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जिनको रिएक्शन करता है उनको अरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। सो एल्थ्रोसिन एंड ऑल, दैट्स अरिथ्रोमाइसिन। ये तो था प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब कि उसको रूमेटिक फीवर स्टार्ट हो चुका, अब उसको ज्यादा सीरियस मैनिफेस्टेशन नहीं हो, या फिर उसको एक अटैक हो चुका, उसको दूसरा अटैक नहीं पड़े। ठीक है, यानी कि रिकरेंट अटैक्स ना आए। तो उसके लिए जिस पेशेंट को किस कैटेगरी का रूमेटिक फीवर हुआ है ये आपको पता होना जरूरी है, उसी वे में आप उसका सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है जैसे जॉइंट्स का पेन या इन्फ्लेमेशन हुआ था, छोटा बच्चा है, उस 13 साल से छोटा बच्चा है, 13 इयर्स से बिलो का, उसको ऐसा कोई प्रेजेंटेशन मिला हमको कि उसको जॉइंट पेन्स और रूमेटिक फीवर के मैनिफेस्टेशन मिले, तो अब हम उसको हर 3 हफ्ते में पेनिसिलिन का ड्रग देंगे इंट्रामस्कुलरली। कब तक देंगे? जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, या फिर 13 इयर्स से 18 इयर्स के बीच का ग्रुप है, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम यही सेम ट्रीटमेंट रखेंगे, हर 3 वीक्स में पेनिसिलिन देना, बट तब तक देंगे 5 इयर्स तक। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 5 इयर्स तक या तो देना होता है ये दवाई को, या फिर 18 इयर्स ऑफ एज तक, जो भी चीज़ बाद में आए। अगर 18 साल के पहले हो जाते हैं, 5 साल कंप्लीट होने से पहले, देन 5 इयर्स तक कंटिन्यू करना है, नहीं तो 18 इयर्स ऑफ एज इज द चॉइस। कब? जब उसको जॉइंट की इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई हो पहले अटैक में, तो जिसको कार्डाइटिस हुआ हो पहले ही अटैक में,
उसको 10 साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 इयर्स नहीं रहेगा उसका टेन्योर, उसका 10 इयर्स रहेगा टेन्योर ट्रीटमेंट का, या फिर 25 साल की उम्र तक, जो भी चीज बाद में आए, बाद में 25 साल का हो या बाद में 10 साल तक की ड्यूरेशन रहे, विच एवर इज द बिगर टाइम लिमिट, उसको उस टाइम पीरियड तक के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन सेम रहेगी, देना का प्रोटोकॉल सेम रहेगा, 3-3 हफ्ते पे देना है, बट टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी अगर उसको कार्डाइटिस हुआ है तो। जिन लोगों की वॉल्व सर्जरी हुई है या जिनको वॉल्व प्रोलैप्स हो गया था, उनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। एक अटैक आ गया, वॉल्व सर्जरी हो गई, वो सरवाइव कर गए, अब उनको लाइफ लॉन्ग पेनिसिलिन पे ही रहना पड़ेगा, हर 3-3 हफ्ते में पेनिसिलिन के शॉट्स लेने पड़ेंगे। क्यों? टू प्रिवेंट अ रिकरेंट अटैक। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पहला आरएफ किस कैटेगरी का था, अब दूसरा अटैक ना हो उसके लिए पहले आरएफ के अकॉर्डिंग हम 5 साल, 10 साल या लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन देते हैं, या 18 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक, या लाइफ लॉन्ग। इज दैट क्लियर? जो भी मैं पढ़ाती हूँ, आई गो अ बिट फास्ट, आप लोग प्लीज अपनी बुक्स खोल के रिवाइज करा करिए, अदरवाइज सब कुछ ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाएगा। चलो, ये तो था मेडिकल वेज में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉन मेडिकल वेज भी बता सकते हैं प्रिवेंशन में, यानी कि अगर हम लोगों के जो जीने का स्तर है उसको सुधार दें, पॉवर्टी इश्यूज को रिमूव कर पाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ओवरकम कर लेंगे, एंड रूमेटिक कंडीशन इज वन ऑफ देम। अगर हम लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर दें, सो वी कैन ओवरकम दिस सिचुएशन ऑल्सो। इवेल्युएशन कैसे होगा कि चीज़ें प्रिवेंट हो रही हैं कि नहीं, या ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसको पीरियोडिक सर्वे करके, थोड़े थोड़े टाइम में सर्वेस करके, रिजल्ट्स को चेक करके, एंड सारी जांचें करवा के कि अब ठीक है, टुवर्ड्स प्रोग्रेस है या टुवर्ड्स डिटोरिएशन है, यू विल गेट टू नो द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमेशा सक्सेस नहीं बताता, कभी कभी हमें बताता है कि हम पतन की तरफ भी जा रहे हैं, तो हमको डायरेक्शन ऑफ वर्क ऐसा करना है जिससे कि हम कुछ भी नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कैंसर्स, ठीक। सो आई विल बिगिन विद दैट। कैंसर के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, क्या होता है कैंसर? व्हाई इज इट अ बिग प्रॉब्लम? क्या नाम से लोग डरते क्यों है कि कैंसर हो गया? अब क्या है सबसे बड़ा कैंसर के साथ एसोसिएटेड? जनरली पूछ रही हूँ कि कैंसर से लोग इतना डरते क्यों हैं? फेटल होता है इसलिए मैम। यस, सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते। अक्सर कर यही एक मिथ है कि जिसको कैंसर हो गया अब वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो बिकॉज लोग बाग डायग्नोस ही लेटर स्टेजेस पे कर पाते हैं कैंसर को। अगर डायग्नोसिस लेटर स्टेज पे होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सर्वाइवल चांस पुअर है। अगर अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोस कर लें तो कैंसर में भी लोग बच सकते हैं, ठीक है। कैंसर इज अपकमिंग डिजीज, ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश्ड इन टुडेज एरा, बट क्योंकि लाइफस्टाइल इतना मॉडिफाई हो गई हमारी, उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर के रीजंस डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। पहले इतना बैड हैबिट्स नहीं थे, इतना अल्कोहलिज्म, इतना यूजेज नहीं था, इस किस्म के एनवायरमेंटल हैजार्ड्स नहीं थे जो अभी केमिकल इरिटेंट्स हम लोग फेस करते हैं, इतना एक्सरे एक्सपोजर्स हम फेस करते हैं, इतना डिफरेंट किस्म के रेडिएशन हम फेस करते हैं। तो ये सब कहाँ लेके जाता है? टुवर्ड्स कैंसर कंडीशंस, ठीक है। उसके अलावा और भी कैंसर होते हैं जो कि नॉट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, और भी फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि कैंसर एक्चुअली में है क्या। जो देखो हमारे बॉडी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उनका वो वैसे भी नियमित रूप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, उनका पैटर्न है डिवीजन का। तो जब तक वो नियमित रूप से डिवाइड कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाए ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको उसमें क्या होगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, एक ऐसी ग्रोथ होने लग जाएगी दैट्स अनवांटेड, जो कि ग्रो करती जा रही है, फैलती जा रही है, एंड व्हिच इज डिस्टर्बिंग द अदर सेल्स टू फंक्शन, ठीक है। या तो गिठान बन जाएगी, या कई बार अल्सरेशंस भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंसर्स के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। ऑन द होल ये एक हैपहैजर्ड वे में हैपहैजर्डली ग्रो करना, या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को इन एन अबनॉर्मल वे which has got cytotoxic effects, इसको हम बोलेंगे it is a presentation of cancer, ठीक। सबसे कॉमन कैंसर्स जो होते हैं फीमेल्स में कौन से हैं और मेल्स में कौन से हैं कॉमन कैंसर्स?
Which are the two most common cancers in females? फीमेल में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। Yes. Yes. ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, ये दोनों मेन टू कैंसर्स है जो कि फीमेल्स में दे आर ऑन द टॉप मोस्ट रैंक। सिमिलरली मेल्स के अंदर ओरल कैंसर एंड लंग कैंसर आर द मेजर वंस, ठीक है। उसके एट्रीब्यूशंस बिकॉज ऑफ द ये टोबैको अल्कोहल की हैबिट की वजह से ओरल कैंसर्स है, एंड लंग कैंसर्स आल्सो बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। तो ये मेल्स के कंडीशंस है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर्स मोर है, हम डिस्कस करेंगे क्यों। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, क्यों होता है, हम कैसे लोगों को इससे बचा सकते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि इसका मैनिफेस्टेशन होता है गिट्ठान के रूप में, ठीक है। तो उसकी स्क्रीनिंग भी हम कर सकते हैं, जिसके लिए कि कहा जाता है अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है लोगों के अंदर। हर एक के मतलब रूरल एरियाज में जो आंगनवाड़ी के लोग होते हैं वो जिस दिन अवेयरनेस डेज होते हैं उन दिनों पे लोगों को एजुकेशन कैंप्स लगा के समझाते हैं कि किसी को कभी भी कोई गिठान हो, एनी काइंड ऑफ अ लंप इन द ब्रेस्ट हैज टू बी रिपोर्टेड टू अ डॉक्टर, ठीक है। पहली बात तो सेल्फ एग्जामिनेशन करना सिखाते हैं लेडीज को। उसके बाद में अवेयरनेस के संग संग उन्हें बताया जाता है कि आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, बिकॉज इट कुड बी अ कैंसरस टिश्यू, इट कुड बी अ बिनाइन टिश्यू ऑल्सो, इट कुड बी अ कैंसर टिश्यू ऑल्सो। वो तो फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। दूसरा वे में जिसमें हम स्क्रीन कर सकते हैं वो है मैमोग्राफी, ठीक है। मैमोग्राफी एक ऐसा एक्सरे है जो कि ब्रेस्ट टिश्यू का एक्सरे है। इसका एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि नॉर्मली जो हम जैसे चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो हमको 30-40 यूनिट्स ऑफ एक्सरे रेडिएशन से अगर एक्सपोजर मिलता है, तो आप ये समझ लो मैमोग्राफी के अंदर हमको 500 यूनिट्स एक्सपोजर मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ 30-40 यूनिट का एक्सपोजर, कहाँ सीधे 500 यूनिट का एक्सपोजर। तो जिसको रिपीटेडली एक्सपोजर करा जाए जस्ट फॉर स्क्रीनिंग पर्पस, तो उसको रेडिएशन की वजह से प्रॉब्लम डैमेज स्टार्ट हो जाएगा उस टिश्यू में। इसलिए बस ये एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है मैमोग्राफी, बट स्टिल इट इज़ द ओनली स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टूल दैट वी हैव। अगर मैमोग्राफी में कोई चीज़ मिलती है कि हाँ एक लंप दिखाई दे रहा है, तो फिर उसकी बायोप्सी करी जाती है। बायोप्सी से कंफर्मेशन होता है कि ये बिनाइन है या कैंसर है। अगेन अगर बाई चांस वो बिनाइन हुआ और बायोप्सी हो गई तो वो भी आगे कैंसर बनने का उसका एक चांस बन जाता है। सो क्रिटिकल कंडीशन में ही रहते हैं। अभी प्रिवेंशन पे इसलिए ज़्यादा मुद्दा है कि प्रिवेंट कर सके रादर देन उसका स्क्रीन करके उसको अर्ली ट्रीट करें। उससे बेटर है कि हम प्रिवेंट कर लें। उसके लिए हमें पता होना पड़ेगा कि ये होता क्यों है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं या पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, क्यों होता है। ब्रेस्ट कैंसर मेनली हार्मोनल रीजंस और जेनेटिक रीजंस की वजह से होता है, ठीक है। जिसमें कि जेनेटिक रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है इस कैंसर के लिए। जिन लोगों के यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि मदर को, ग्रैंड मदर को, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को भी रहा हो, तो उस फीमेल को एक चांस रहता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इन्वायरमेंट। जीन का म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से अगर वो जीन म्यूटेड जीन किसी में ट्रांसफर हो रहा है तो दैट कैन प्रोड्यूस सच इफेक्ट्स। तो ऐसे लोगों को हमेशा खुद के लिए एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारी फैमिली में किसी को था तो निग्लेक्ट नहीं करना। छोटा से छोटा भी लंप है तो उसको टाइमली ट्रीट कराना, डायग्नोस करना, जिससे कि उसका अर्ली डिटेक्शन होकर क्योर हो जाए। अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाते हैं ये तो बहुत अच्छे प्रोग्नोसिस हैं, सर्वाइवल चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट लेटर स्टेजेस पे होते हैं देन चांसेस आर पुअर, एज इन सभी कैंसर्स के संग यही कंडीशन है। अर्ली स्टेज और लेटर स्टेजेस क्या होती है। अर्ली स्टेज का मतलब ये है कि जिस टिश्यू में ओरिजिन हुआ है वो भी वही है, वो कैंसर लोकेटेड है उस टिश्यू में, तो सर्जिकली आपने वो टिश्यू निकाल दिया तो इट्स ओके। जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी तो पहले वो उस एरिया के रीजनल लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा, मतलब कि वहां से जाके जैसे ब्रेस्ट टिश्यू है तो उसके संग वो एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। ग्रेजुअली वो लिम्फ नोड के संग संग दूसरे बॉडी एरियाज में भी मेटास्टेसाइज करना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशन जब होने लगती है तो प्रोग्नोसिस पुअर होती जाती है विद एवरी स्टेज। जब तक वो एक टिश्यू लोकलाइज जगह पे है तब तक हम उसको रिमूव कर सकते हैं सक्सेसफुली, एंड उसके बाद में कीमोथेरेपीज देके, रेडियोथेरेपीज देके पेशेंट को वहीं के वहीं स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है। एंड रिकवरी रेट्स आर गुड। तो ये बात समझना जरूरी है। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट
कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पहले मैं डिस्कस कर लूँ एक बारी। कि एक तो था जेनेटिक डिस्पोजिशन जो मैंने आपको बताया, फैमिली हिस्ट्री वगैरह होना। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत रीजंस की वजह से होते हैं और आज की हमारी लाइफस्टाइल बहुत प्रोन है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए। तो स्ट्रेस फैक्टर्स रेगुलेटेड रहे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं हो हमको। ठीक है, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर रहे, उन चीज़ों को भी मॉनिटर करना पड़ता है। अदरवाइज इरेगुलरिटीज है तो हार्मोनल इरेगुलरिटीज हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट टिश्यू को डिस्टर्ब करती हैं, कैन लीड टू सच कंडीशंस। ठीक है, ज़्यादा इसमें क्या रोल प्ले करती है कंडीशंस, एज ऑफ मैरिज, ठीक है, एंड एज ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी की लेट थर्टीज में प्रेगनेंसी हो रही है या लेट थर्टीज के बाद हो रही है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस है कि वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करें, बिकॉज अर्ली प्रेगनेंसीज, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग्स आर ऑलवेज फेवरिंग कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो, वो रिस्क को रिड्यूस करते हैं। तो लेट थर्टीज से पहले मैरिज प्लान, प्रेगनेंसी प्लान इज द की टू प्रिवेंट दीज थिंग्स। ठीक है, आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग more of education, more of delayed marriages, more of delayed pregnancies, and we are more predisposed to such malignant conditions. Second क्या है, एक होता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, जिसमें कि मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक का पीरियड। तो जिन लोगों, यूजुअली इट इज 30 इयर्स, ठीक है, जिनका अर्ली मेनार्क है, जिनका अर्ली ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड लेट मेनोपॉज है, यानी कि मेनोपॉज ज़्यादा देर से हो रहा है, यानी कि अगर उनका 40 इयर्स से ज़्यादा का मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, दैट मीन्स दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू हैव ब्रेस्ट कैंसर्स। तो क्यों? क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस उसमें ऑल्टर हो जाते हैं। First point was marriages and pregnancies. The first point was genetics, then was marriage and pregnancies, then it is menstruation cycles, then hormonal influences जो कि किसी भी रीजन से हमारे बदल रहे होंगे, ये सारी चीज़ें प्लस ओबेसिटी। अगर फैटी टिश्यूज हैं बॉडी में डिपॉजिटेड और डाइट के अंदर फैटी इंटेक्स है, सो द पाथवे हैज नॉट बीन डिस्क्राइब कि क्यों, बट इट हैज बीन शोन कि येस, फैट पीपल, ओबीस पीपल हैव अ बिगर टेंडेंसी टू हैव ब्रेस्ट कैंसर्स। तो ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिस्क फैक्टर्स में मेंशन करने रहेंगे। तो वंस यू नो द रिस्क फैक्टर्स, यू नो हाउ टू प्रिवेंट इट। इन सारे मुद्दों को अगर आप डिस्कस करेंगे एज प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन की अर्ली एजेस ऑफ मैरिजेस एंड ऑल पे फोकस करा जाए, हार्मोनल बैलेंसेस पे फोकस करा जाए, जिन लोगों की जेनेटिक हिस्ट्री है उनको स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस का फॉलो करने का दिया जाए। एक्चुअली स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस सभी को आनी चाहिए, ठीक है, बट स्पेसिफिकली जिनको की हिस्ट्री है फैमिली में, दे शुड बी एटलीस्ट वेल अवेयर ऑफ दैट। सो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करेंगे तो उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की। सेकेंडरी प्रिवेंशन में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी पॉइंट, जस्ट अ मिनट। हाँ, फिजिकल इनएक्टिविटी, यस, दैट वाज द पॉइंट आई वाज मिसिंग। जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं उन लोगों के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर्स होने के चांसेस हैं, बिकॉज वो भी, आप फिजिकल एक्टिविटी भी आपके अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने का रोल प्ले करती है। सो एवरी वन ऑफ अस शुड बी फिजिकली एक्टिव। अगर आप इनएक्टिव हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो यू आर प्रीडिस्पोज्ड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन मेन पॉइंट। फिजिकल एक्टिविटी स्कूल करिकुलम्स में तो है ही है, उसके अलावा नॉर्मल लाइफ में भी इट शुड बी अ पार्ट। ओके, एंड द अदर मेन पॉइंट इज चाइल्डहुड ओबेसिटी। जिन लोगों को चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है तो ऐसे बच्चों में मेनार्क का चांसेस जल्दी होता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी शुरू होता है, जो मोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, ओबीस बच्चे होते हैं। तो अगर आप छोटे बच्चों की डाइटरी इंटेक में ही फैट का कंजम्पशन कम रखेंगे, ज़्यादा ओबीस कैटेगरी में नहीं जाएंगे बच्चे, तो उनका मेनार्क जो है वो देर से शुरू होगा, दे विल बी लेस predisposed to such malignant conditions. Okay, okay, this is done. And secondary prevention is all about early detection and then treatment. Treatment, you know, इसका treatment यही होता है कि अगर lump बन गया है तो surgically remove कर दें, उसके बाद में कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी चलती है। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है। और डिटेक्शन कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग के थ्रू करेंगे। स्क्रीनिंग कैसे होती है? 4 चीजें होती है स्क्रीनिंग में। पहला होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, दैट्स कॉल्ड एज BSA, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। दूसरी चीज होती है जो कि क्लिनिशियन पैल्पेट करके फील करता है, पर वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस। तीसरी चीज़ होती है जिसमें कि थर्मोग्राफी होती है। थर्मोग्राफी इतनी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कि वो डिटेक्ट कर पाए कि कोई लंप
एक्चुअली प्रेजेंट है और किस कैटेगरी का है। लास्ट थिंग इज मैमोग्राफी, जो कि मैमोग्राफी एंड बायोप्सी, ये दो चीजें स्क्रीनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आफ्टर सेल्फ एग्जामिनेशन हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, मैमोग्राफी को। बस उसका डिसएडवांटेज एक मेजर है कि उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, बट जहाँ पे करना पड़ेगा वहाँ करेंगे भी। देन बायोप्सी, बायोप्सी का भी मैंने आपको बताया डिसएडवांटेज क्या है, कि उसमें एक बार बायोप्सी टिश्यू दे से कि अगर आपने एक बार बिनाइन ट्यूमर को कट करा है या बायोप्सी करी है, तो देन इट कैन बिकम अ मैलिग्नेंट ट्यूमर लेटर ऑन, मैलिग्नेंट कंडीशन लेटर ऑन। तो ये सारे पॉइंट्स आप कवर करेंगे इसमें। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ओरल कैंसर, जो कि जेंट्स में हम पढ़ेंगे कि ओरल कैंसर ज्यादा मेल्स में होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ टोबैको, बिकॉज ऑफ अल्कोहल, इन सब हैबिट्स की वजह से ओरल कैंसर के केसेस हमें बहुत मिलते हैं। और कैसे पता चलेगा किसी को ओरल कैंसर है? या तो उसको कोई छाला दिखेगा, ठीक है, अल्सरेशन होगी, या उसकी आवाज में कोई चेंजेस आ जाएंगी, जैसे कि हार्शनेस ऑफ वॉइस होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की मसल्स जो है, लेरेंजियल मसल्स, वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, या क्या होगा, इन दोनों के अलावा मुंह खुलना कम हो जाएगा। आपने देखा होगा काफी लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनका मुंह ग्रेजुअली खुलना बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्मली दिस वे 3 फिंगर्स शुड बी गोइंग इन लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ये 3 फिंगर ओपनिंग आपकी है तो हेल्दी है। अगर ग्रेजुअली 2 फिंगर 1 फिंगर पे आ गई है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज OSMF, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्यों हो जाता है ये? बिकॉज ये जो मसल्स होती है इधर की, उनका कार्सिनोमा स्टार्ट हो जाता है, और उसका वो मसल्स जो होती हैं वो अकड़नी शुरू हो जाती हैं, फाइब्रोस होनी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से मुंह का खुलना कम होते होते बंद हो जाता है। फिर स्वालो नहीं कर सकता पेशेंट, कुछ भी खाएगा तो उसको बहुत तीखा, बहुत मिर्ची लगेगी। क्यों? क्योंकि पैलेट के ऊपर वेसिकल्स क्रिएट होने लगते हैं, एंड देर आर मतलब जैसे हमारा मुंह छालों की वजह से हो जाता है ना, हम कुछ भी खाते हैं तो हमें बहुत तीखा लगता है। तो इन लोगों को, जो लोग टोबैको खाते हैं, बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, उनका सबसे पहले चेंजेस यही आने शुरू होते हैं कि उनको सब चीजों में ज्यादा तीखा लगेगा, ज्यादा गर्म लगेगा। दैट मीन्स कि ये प्री मैलिग्नेंसी की साइंस हैं। ठीक, मुंह में सफेदी आ जाना प्री मैलिग्नेंसी का साइन है। उसके बाद में ये सब प्री मैलिग्नेंसी का साइन तब है जब हिस्ट्री है, हैबिट है टोबैको कंजम्पशन की या स्मोकिंग की। फिर ग्रेजुअली करते करते उसको मुंह खुलना बंद हो जाना, बिल्कुल कुछ भी खाने में, गुटकने में, सब ये सारे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाना, बिकॉज ये पूरा म्यूकोजा का, सब म्यूकोजा का फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। ये सारे प्रेजेंटेशन, या फिर छाला इस किस्म का होना जो कि उसके रोल्ड आउट मार्जिन रहते हैं, जो कि इजीली ब्लीड करने लग जाता है, चाहे टंग पे है, चाहे किसी भी प्लेस में, ओरल कैविटी में वो अल्सर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मैनिफेस्टेशन होते हैं ओरल कैंसर के। ओरल कैंसर जो है वो मेल्स में इसलिए कॉमन है बिकॉज उनका टोबैको का, अल्कोहल का और स्मोकिंग का हैबिट है। और ये सारी चीजें आपस में मिल के एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, जो ये अरिका नट प्रेजेंट होता है टोबैको के उसमें, गुटके के अंदर, along with the जो एक चूना मिलाते हैं, स्लेट लाइम, दिस with अरिका नट एंड मतलब सुपारी को ही अरिका नट बोलते हैं, सुपारी, चूना एंड दैट अल्कोहल। अगर 3 चीजों का पोटेंट कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये एपिडर्मल चेंजेस, एपिथेलियल चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो घाव बनता है। आपने देखा होगा किसी किसी का अंदर से स्टार्ट होके, वो जो स्मोकिंग सिगरेट के उस पर भी दिखाते हैं, एक बड़ा सा छेद हुआ है। ठीक है, वो बाहर से दिखाते हैं, ऑल द टिश्यूज यू कैन सी फ्रॉम दैट। यू सीन दोज इमेजेस, सिगरेट के और गुटखे के पाउच के ऊपर वो फोटो छपी रहती है, वो कार्सिनोमा की ही फोटो है, ओरल कैंसर की। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि ये तीनों चीजें मिलकर, जैसे एसिड स्किन को गलाता है, ऐसे ये अंदर से टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते करते उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। फिर इनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? वही सर्जिकली आप रिमूव करोगे। उसके अंदर मॉर्बिडिटी तो आ ही जाती है, उनका फेस का स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब हो जाता है। यू कैन नॉट अनटिल अनलेस आप उसको एक प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल से रिक्रिएट करने की कोशिश करें, जो कि नॉर्मली कोई नहीं करवाता, बिकॉज ऑल दिस पीपल, ये यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर, और सारे के सारे जो इन्वॉल्व पॉपुलेशन है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की है, जो और यंग पीपल है उनकी है। वेरी रेयरली कोई ओल्ड एज कैटेगरी के लोग इसमें इन्वॉल्व है। ज़्यादातर 20 से लेके 40 इयर्स तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और अब तो छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। इन रूरल एरियाज 12 साल से बच्चे लोग गुटखा खाने लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कितना डोजेज है, उतनी जल्दी उनको मैनिफेस्टेशन शुरू होगा।
अगर कोई किसी की फ्रीक्वेंसी है 2 to 3 सर्विंग्स इन अ डे, तो उसको 10 इयर्स लगेंगे प्रेजेंटेशन आने में। कोई दिन में 6 से 7 बार खा रहा है तो उसको 6 साल 7 साल लगेंगे, ठीक है। एंड समबडी इज हैविंग 15 टाइम्स, तो उसको और जल्दी प्रेजेंटेशन होगा। यूजुअली लोगों का 5 to 6 टाइम्स अ डे का ड्यूरेशन होता है ऐसे लोगों का जिनको 6 to 7 ईयर्स में प्रेजेंटेशन आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब बातें आप बताएंगे जब आप बताएंगे एपिडेमियोलॉजी ओरल कैंसर की, कि ये मेल्स में कॉमन है, उसमें भी ये यंगर एज ग्रुप्स में कॉमन है, किन लोगों में कॉमन है, स्टूडेंट्स में कॉमन है, ट्रक ड्राइवर्स में कॉमन है, लेबरर्स में कॉमन है, इन लोगों में ये कॉमन है ऑक्यूपेशनली अगर हम देखें तो। उसके बाद में इसका जो प्रोग्रेशन है ये 5 से 6 साल से लेके 10-12 साल तक 15 साल तक प्रेजेंट करने में लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि डोजेज क्या है, रेपिटेशन ऑफ या कंजम्पशन ऑफ टोबैको या स्मोक का कैसा डोजेज है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एपिडेमियोलॉजी, और यही चीज़ें प्रिवेंशन पे ही आएंगी। अगर हम टोबैको को प्रिवेंट कर सकें, स्मोकिंग अल्कोहल को प्रिवेंट कर सकें, देन वी कैन प्रिवेंट ओरल कैंसर। लेट मी कम टू द स्पेसिफिक पॉइंट्स नाउ। अच्छा, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे होगी, कैन समबडी टेल मी? बाय मैनुअल एग्जामिनेशन होता है इसके लिए, ठीक है, कि आप उसमें चेक करेंगे कि क्या क्या फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं हिस्ट्री के संग में, अल्सरेशन है या जैसे मसल्स है, फाइब्रोस है, उनको आप पैल्पेट करके फील करेंगे कि ये मसल इन्वॉल्व है, ये फाइब्रोस है, कितना मुंह खुल रहा है। अगर 3 फिंगर से कम की ओपनिंग होती जा रही है तो उसको आप बोलेंगे कि यस, OSMF का केस है, ठीक है। लिम्फ नोड्स की प्रेजेंटेशन इन्वॉल्वमेंट भी आप चेक करेंगे कि कौन कौन से जो ओरल लिम्फ नोड्स है, यू नो कि सब मेंटल इधर प्रेजेंट है, सब मैंडिबुलर इधर है, ये मेनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करने रहेंगे, ओके। एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स में टोबैको आई हैव एक्सप्लेन्ड, देन अल्कोहल हैज बीन कवर्ड। प्री कैंसर स्टेजेस जो मैंने आपको बताई जिसमें उनको छाला या जलन रहना पैलेट के ऊपर, दीज आर द प्री कैंसरस लीजन्स। मेनली 2 लीजन्स के नाम आप बताएंगे, एक ल्यूकोप्लेकिया, एक एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब होता है सफेद धब्बा, एरिथ्रोप्लेकिया का मतलब होता है लाल धब्बा, ठीक है। ये दोनों किस्म की में से कोई भी प्रेजेंटेशन मिल सकती है एक ओरल कैंसर से पहले। एरिथ्रोप्लेकिक पैचेस जो होते हैं वो ज़्यादातर पैलेट रीजन में मिलते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लेकिक यानी व्हाइट पैचेस जो है वो ज़्यादातर हमको चीक म्यूकोजा पे मिलते हैं या फिर टंग पे मिलते हैं। हाई रिस्क ग्रुप मैंने आपको बताया कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा लेते हैं, बीड़ी पीने वाले आर एट अ बिगर रिस्क कंपेयर टू ये जो फिल्टर्ड सिगरेट्स होती हैं, बट स्टिल ये भी सेफर सिगरेट्स नहीं है, ये प्रोटेक्टिव सिगरेट्स नहीं है बिल्कुल भी, ये भी कहीं ना कहीं टोबैको से आपको एक्सपोज करती हैं। पर बीड़ी वाले जो है दे आर एक्सपोज मोर इजिली एंड मोर अर्लियर, ओके। जो लोग टोबैको रख के छोड़ देते हैं मुंह में एंड दे स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, खैनी चैनी समथिंग लाइक दैट दे कॉल इट, ठीक है। तो वी हैड पेशेंट्स, लॉट ऑफ पेशेंट्स, जिससे पूछो आपने आप क्या खाते हो, जिसको भी ओरल कैंसर जितने भी पेशेंट्स देखे, दे ऑल हैड दिस थिंग कॉमन इन कॉमन, खैनी चैनी, आई हैव फॉरगॉटन दैट नेम। मतलब वेयर आई यूज्ड टू बी मथुरा में, आई हैव डन माय कॉलेज फ्रॉम मथुरा, तो वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ओरल कैंसर के रिपोर्ट करते थे उनका सबका यही एक प्रोमिनेंट हिस्ट्री होती थी कि हम ये खाते हैं, एंड दे हैड वेरी पुअर मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। रिकवरी के चांसेस बहुत कम, बिकॉज अर्लियर वो लोग छाले की स्टेज में, सफेदी की स्टेज में दे डोंट रिपोर्ट। जब उनको ऐसा लगता है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, देन दे रिपोर्ट एंड स्टिल दे आर नॉट रेडी टू क्विट द हैबिट। सो दिस इज द plight, okay. So high risk population has been covered. कल्चरल पैटर्न्स, कुछ लोग एज अ कल्चरल वो कुछ कल्चर्स के अंदर ये हुक्का के ट्रेंड्स चलते हैं आजकल, फिर दे हैव कम इनटू द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ हुक्कास, ठीक है, इन द हाई सोसाइटीज। अभी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन जो अभी अपन नहीं डाल लेंगे तो उसमें हाई सोशियो इकोनॉमिक में आ जाएगा। पहले ये सब ऐसा नहीं चलता था, अभी यू सी लेटेस्ट में हुक्का ट्रेंड इज कमिंग अप, सो दैट्स अगेन हार्मफुल। टोबैको इनहेल्ड फॉर्म में लेना, हुक्का फॉर्म में लेना, चिल्लम फॉर्म में लेना, ठीक है, देन सिगार, बीड़ी, इन सब के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। इसमें टोबैको की क्रूडनेस ऑल्टर होती जाती है, जो जितना प्योर फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में टोबैको लेगा उसको उतना ज़्यादा बैड इफेक्ट होगा, जो जितना कम मात्रा में, जितना रिफाइंड फॉर्म में ले रहा है उसको देर से होगा पर मैनिफेस्टेशन जरूर होगा। टोबैको इज समथिंग दैट नेवर लीव्स एनीवन, ठीक है। सो
यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, या आप किसी का स्पीकर ऑन हो गया है तो आप म्यूट कर लीजिए। प्रिवेंशन में प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन की हम बात करेंगे, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में ये सब चीजें रोकेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब इसमें रहेगा जिसको ल्यूकोप्लेकिया हो गया या एरिथ्रोप्लेकिया हो गया उसको हम वहीं पे रोक लें, आगे नहीं प्रोग्रेस करने दें। अगर कोई हैबिट क्विट कर देगा तो उसको विद इन फ्यू इयर्स वो ल्यूकोप्लेकिक प्लैक चला जाएगा। उसके लिए बस हैबिट क्विटिंग पे ही स्ट्रेस देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड जो गांव वगैरह में प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि वो ऐसे ल्यूकोप्लेकिक पैच को या अर्ली प्रॉब्लम्स को लोगों की, जैसे कि तीखा लगना, जलन लगना, धीरे धीरे मुंह का बंद होना, इन चीज़ों को अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोज कर लें, ठीक है। तो उनको हम मेडिकेशंस भी देंगे, मल्टीविटामिन्स भी देते हैं इस केस में, ठीक है। एंड वी ऑल्सो गिव देम व्हाट डू वी कॉल देम, I'm missing that term. मल्टीविटामिन्स के अलावा I'll get back to you later अगर मुझे वो टर्म याद आया। वो ऑक्सीडेटिव जो मेडिकेशंस होते हैं ना, what do we call them? चलो yes, inhalers, नहीं 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 नहीं, इनहेलर्स नहीं, वो तो इनहेलर्स तो ब्रोंकोडायलिटिस वगैरह होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स को इनिशिएट करते हैं मेडिसिन, चलो I'll get that term back, मुझे याद आया तो कि फ्री रेडिकल्स को इनिशिएट करने वाले कुछ मेडिसिन होते हैं, अगर वो दिए जाते हैं तो अलॉन्ग विद देयर काइंड ऑफ मल्टीविटामिन्स ओनली, ठीक है। वो जो होते हैं वो क्या काम करेंगे, जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करने का काम करेंगे। जैसे थोड़ा बहुत अल्सरेशन है, थोड़ा बहुत अगर ल्यूकोप्लेकिक चेंज है तो उसको वहाँ पे टिश्यू इंजरी को हील कराने के लिए हम वो वाले मेडिसिन देते हैं, ठीक है, OSMF वगैरह के केस में। और फिर उनको एक्सरसाइजेस भी सिखाई जाती है कि आप कैसे अपने माउथ को ग्रेजुअली वापस रीओपन करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये तो विटामिन सी सप्लीमेंट देते हैं ना, लाइकोपीन्स वगैरह होते हैं, मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली कि हम उनको क्या नाम से बुलाते हैं। आई एम जस्ट मिसिंग दैट टर्म। जो एक तो हम मल्टीविटामिन्स देते हैं, उसके अलावा जो लाइकोपीन्स देते हैं ना, बीटा कैरोटीन्स, लाइकोपीन्स, ये पर्टिकुलर नेम होता है इनके लिए कि ये फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं जो कि टिश्यू को इंजर होने से वापस नॉर्मलाइज टिश्यू की तरफ लेके जाते हैं। तो आई विल पोस्ट इट, वो पर्टिकुलर नेम मेंशन करेंगे तो आपको ज़्यादा स्कोरिंग मिलेगी, इसलिए बस। अदरवाइज यू कैन जस्ट मेंशन मल्टीविटामिन्स। अदर देन हैबिट क्विट होना ज़रूरी, पहले हैबिट क्विट हो जाएगा फिर ये सब चीज़ें असर करेंगी। अगर हैबिट कंटिन्यूड है तो कुछ भी दे ले, इट विल नॉट इफेक्ट। फिजियोथेरेपी भी काम करेगी जिनको OSMF हो रहा है, जिनका मुंह बंद हो रहा है, पर तब करेगी जब आप हैबिट क्विट कर देंगे तो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ओरल कैंसर। नाउ वी टॉक अबाउट कैंसर ऑफ द सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है उसका कैंसर हो जाना, यूट्रस का कैंसर, यूट्रस का सर्वाइकल पोर्शन का कैंसर। उसका क्या रिस्क फैक्टर्स है? अगेन एज को अगर हम कंसिडर करें तो इट अफेक्ट्स रिलेटिवली यंगर वुमेन, जिसमें कि 25 to 45 के अंदर रैपिडली हमने देखा है कि इंक्रीज करता है इंसिडेंस, ठीक है। देन इट लेवल्स ऑफ एंड देन इट फाइनली फॉल्स अगेन, ठीक है। तो ये इस एज ग्रुप में 25 to 45 में हमको ये कैंसर की प्रेवलेंस मिलता है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? यूजुअली जेनाइटल वॉट्स, यानी कि वॉट्स मैंने उस दिन भी बताया था, टिश्यू का उठा हुआ हिस्सा जो कि एक तरीके का एनलार्ज्ड पोर्शन होता है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा स्किन पे कहीं पे किसी को उसे कॉलीफ्लावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ना ऐसे सिरेशंस रहते हैं, जैसे गोभी के फूल में कुछ प्लेन तो होता नहीं गोभी का फूल, आप देखते हैं उसमें छोटा छोटा उभरापन है, उस किस्म का उभरापन अगर स्किन के ऊपर कहीं भी मिलता है तो उसको हम वॉट बोलते हैं, ठीक है, WART वॉट। और अगर ऐसा प्रेजेंटेशन जेनाइटल एरियाज में मिल रहा है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन का सिग्निफिकेंस कहाँ जाएगा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। एंड क्योंकि यही वायरस का ही काम है वॉट्स क्रिएट करना, और जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के प्रेजेंटेशंस हैं उनके अंदर सर्वाइकल कैंसर मिलना कॉमन बात है। सभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसके केसेस में नहीं मिलेगा क्योंकि लेटर स्टेजेस ऑफ HPV में सर्वाइकल कैंसर बनता है। तो अगर हम अर्ली स्टेजेस में ही वॉट वालों को पैप स्मीयर टेस्ट कर करके डिटेक्ट कर ले कि अब इनका सर्वाइकल कैंसर में प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है, पैप स्मीयर से पता चल जाएगा, तो उनको हम मेडिकेट करके उनको ट्रीटमेंट देके HPV के अगेंस्ट ट्रीटमेंट देके उनको ठीक कर लेंगे, ठीक है, उनको सर्वाइकल कैंसर तक प्रोग्रेस नहीं होने देंगे।
तो रिस्क फैक्टर्स में एक तो एज आ गई, दूसरा आ गई जिनको एचपीवी का इन्फेक्शन है या जिनको जेनाइटल वार्ड्स प्रेजेंट है। तीसरी चीज आ गई मैराइटल स्टेटस। अगर मुझे वार्ड की इमेज मिली ना तो आई विल सेंड दैट इमेज ऑल्सो, क्योंकि स्किन पे जैसे टिश्यू लटकता है ना, इट्स नॉट मस्सा एक्चुअली, मस्सा ब्लैक कलर का होता है पर इसका कलर स्किन के जैसा ही होता है, सो टिश्यू टैग से स्किन टैग भी बोल सकते हैं आप। वॉट होने का मतलब ये कि बुरा सा दिखता है जैसे कि गोभी का फूल, इसीलिए बोलते हैं कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस। ओके, मैराइटल स्टेटस की बात करें तो केसेस आर लेस लाइकली टू बी इन केस ऑफ सिंगल्स, मोर लाइकली टू बी विडोड एंड डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड पीपल। क्यों? क्योंकि उनमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जिनमें भी ये चांसेस ज्यादा है उनके अंदर एचपीवी का केस भी ज्यादा हो सकता है, या उनके अंदर डिफरेंट किस्म ऑफ जेनाइटल इन्फेक्शंस का केस हो सकता है, तो दे कैन एंड अप हैविंग सर्वाइकल कैंसर्स। ओके, so who are the people at risk? Prostitutes are people who have a bigger risk of getting such infections. Then early marriage, अर्ली मैरिज मतलब बिलो द एज ऑफ 18 कह लो, या वेरी अर्ली, जब द फीमेल इज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरकोर्स। सो अर्ली मैरिज की वजह से जो अर्ली चाइल्ड बेयरिंग होती है एंड रिपीटेड काइंड ऑफ, या तो मिस कैरेजेस हो जाए रिपीटेडली, या बार बार चाइल्ड बेयरिंग कंडीशंस आए, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो लोग प्रोलॉन्ग यूज करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, उनके अंदर दोनों ही चीजें बढ़ती हैं, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं ये हार्मोनल पिल्स होते हैं, तो ये हार्मोनल पिल्स लेने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर दोनों का इंसिडेंस बढ़ता है। एंड द लास्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो कैंसर और सर्विक्स इज मोर कॉमन इन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उसका मेन कारण है लैक ऑफ हाइजीन। ठीक है, बिकॉज some people, some rural people are still using cloth during menstrual cycles। इसकी वजह से लैक ऑफ हाइजीन की वजह से इन्फेक्शन होने का चांसेस उनको बहुत ज़्यादा है, और यही इन्फेक्शन आगे उनको सर्वाइकल कैंसर की तरफ लीड करता है। ठीक है, पुअर हाइजीन की वजह से। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सी, हाइजीन इज not always related to lower socioeconomic status, but ऐसा माना जाता है, but that does not imply that higher people cannot have a poor hygiene and they cannot go through this। इसके लिए आपका बस एक एजुकेशनल और अवेयरनेस का एंगल बहुत होना चाहिए कि what are the hygiene parameters and how you must maintain self hygiene, that's important। okay, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर नहीं हो? प्राइमरी प्रिवेंशन ऐसे होगा कि एचपीवी जिनको भी है उनको रूटीनली स्क्रीन करा जाए, जिससे कि आगे उनको कैंसर ना हो पाए। दूसरा, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए पर्सनल हाइजीन को लेके, व्हाट इज पर्सनल हाइजीन एंड हाउ दे कैन मेंटेन इट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए लोगों को अवेयर किया जाए कि दिस इज समथिंग दैट वंस अ व्हाइल समबडी कैन टेक, बट नॉट एज अ प्रोलॉन्ग्ड यूज। प्रोलॉन्ग्ड यूज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अगर किसी को चाहिए तो दैट पर्सन शुड गो फॉर समथिंग लाइक अ आईयूडी, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, rather than going for a OCP। ओके, सो ये सारे प्राइमरी प्रिवेंशन के एंगल्स हो गए। सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि किसी को इनिशिएट हो गया, अभी आगे नहीं प्रोग्रेस हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये इंटायरली डिपेंड करेगा कि अर्ली वे में हम स्क्रीन करके और डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, सर्जरी हो और उसका ट्रीटमेंट हो और वो सर्वाइव कर पाए। कैंसर सर्विक्स इज डिफिकल्ट टू क्योर वंस द सिम्टम्स हैव डेवलप्ड। तो अर्ली डिटेक्शन होगा तभी ठीक हो पाएगा, अदरवाइज फेटल है, सर्वाइवल रेट पुअर है। ठीक है, प्रोग्नोसिस इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज। ये पॉइंट जरूर याद रखें इसमें बताने के लिए। सो दिस वाज अबाउट कैंसर ऑफ द सर्विक्स। दो कैंसर्स हमने, तीन कैंसर्स कवर कर लिए, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर एंड ओरल कैंसर। and the last cancer that we'll be studying today is lung cancer। ठीक है, so somebody tell me कि lung cancer का basic reason क्या है, क्यों होता है? कोल वर्कर्स रहते हैं, जैसे मिल में काम करते हैं, कोई स्मोकिंग सबसे मेन तो है स्मोकिंग ने ही देश को तबाह कर रखा है। क्या टोबैको ने? टोबैको चाहे च्यूएबल फॉर्म में ले लो तो ओरल कैंसर हो जाएगा, स्मोक फॉर्म में ले लो तो लंग कैंसर होगा। आपने देखा नहीं एडवर्टीजमेंट स्मोकिंग का? कैसा भयानक सा एडवर्टीजमेंट आता है, वो खांसता ही चला जाता है इंसान। देखा है कि नहीं देखा सबने टीवी पे? देखा है मैम। मूवीज देखने जाते हैं पीवीएस वगैरह में, तो वो बीच बीच में वो ऐड चलाते हैं, ये सिगरेट जानलेवा है, राइट? फिर भी लोग
सिगरेट पीते हैं। सो वो एडवर्टीजमेंट से आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक तो क्रोनिक कफिंग, जैसे वो आदमी खांसता है, वो उसकी शक्ल भी ऐसी देखिए ना, वो यू कैन नेवर फॉरगेट, वो ज़ॉम्बी टाइप की लुक है उसकी, ठीक है। तो क्रोनिक कफिंग होती है उसमें, और कभी कभी कफ में ब्लीडिंग भी होती है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि इससे अपना डीडी एक तरफ और जाता है, और वेट लॉस भी होता है ऐसे लोगों को। हमारा डीडी किस तरफ और जाएगा, और सी कौन सी बीमारी और जिसमें खांसी, कभी कभी खून आ सकता है खांसी के संग, और वेट लॉस होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो अक्सर कर लोग जो होते हैं वो मिसडायग्नोस हो जाते हैं, तो वो नहीं होना, मिसडायग्नोस नहीं होना। इसकी स्क्रीनिंग करवाना, डिटेक्शन करवाना, कैसा डिटेक्ट होगा कि कैंसर लीजन्स प्रेजेंट है या नहीं, उसका चेस्ट एक्सरेज लेके डिटेक्ट करवा के, एंड उसके बाद में अगर लगता है अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो फिर उसका मैनेजमेंट करवाना, ठीक है। लंग कैंसर जो है वो एक बहुत मेजर रीजन है डेथ का इन केस ऑफ मेन, ठीक है। फीमेल्स में इतना लंग कैंसर का इशू नहीं होता, बट स्टिल फीमेल्स में दूसरे इश्यूज हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है। इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स में लंग कैंसर होते ही नहीं, होते हैं, बट मोर कॉमन इन मेल्स। सो नाउ लेट मी कंटिन्यू स्पेसिफिकली, आपका क्या क्या पॉइंट्स इसमें दिए हैं। ओके। सो विच इज द एज ग्रुप जो कि इन्वॉल्व, एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स पे आ गए हम, ठीक है। कौन सी एज ग्रुप इन्वॉल्व रहती है लंग कैंसर के अंदर, यूजुअली बिलो द एज ऑफ 65, ठीक है। About a third of all the lung cancer cases are lie below the age of 65. Risk factors क्या associated है, स्मोकिंग, उसके अलावा जैसा आपने बोला कि कुछ लोग इंडस्ट्रियल जो है इरिटेंट्स को इनहेल कर लेते हैं, जैसे एस्बेस्टोस है, जैसे आर्सेनिक है, जो कि इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, और इन्वायरमेंट में आने के बाद जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनके अंदर वो इनहेल हो जाते हैं, उनको लंग में knowingly unknowingly lesions आने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इरिटेंट्स, राइट। तो ये लंग कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। जितने भी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं ना, वो कुछ किस्म के म्यूटेशंस प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, जो कि अबनॉर्मल ग्रोथ्स करते हैं एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन स्मोकिंग। अदर्स में एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं, रेडियो एक्टिविटी आती है जिनकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, आर्सेनिक एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करोगे। मेन फोकस रहेगा स्मोकिंग पे, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो है वो लंग कैंसर के, उनका पीछे हिस्ट्री स्मोकिंग की होती है, कम लोगों की ये केमिकल इरिटेंट्स वगैरह से होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्मोक फ्री नेशन बनाएंगे तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेफ स्मोकिंग का जोन अब नहीं रहा, पहले सेफ स्मोकिंग रहता था, अब ये स्मोक फ्री पे आ चुकी है बात कि नथिंग इज सेफ व्हेन इट्स अबाउट स्मोकिंग। तो ब्रॉडली क्या क्या मेथड्स हम लेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन लेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, एजुकेट करना कि हाउ दिस कैन हार्म यू, हाउ दिस कैन लीड यू टू लंग कैंसर्स। उसके बाद में लॉज को लेके आना, जो कल मैंने बताए थे, पब्लिक स्मोकिंग को बैन करने के लिए लॉज, ठीक है। एंड ऑल द लॉज पर्टेनिंग टू स्मोकिंग, रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, किन किन एरियाज में, कौन कौन से जोन्स में आप स्मोक नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें स्मोकिंग को कम कराने के लिए। स्मोकिंग सेसेशन एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसे कैंपेन्स चलाना जिसमें कि लोगों को जो हेल्प चाहते हैं, जो एनजीओ वगैरह वाले हैं, वो ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो कि स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, उनको निकोटीन की च्युइंगम्स प्रोवाइड करते हैं, उनको पैचेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे क्लब्स बनाते हैं जिससे कि वो सब एक दूसरे को मोटिवेट करें कि मैंने इतने साल सिगरेट पी, अब मैंने छोड़ दी, मैंने इतने साल पी, अब मैंने छोड़ दी। सो दिस पीपल आर मोटिवेटिंग ईच अदर। कौन करता है ये, एनजीओ वाले करवाते हैं ये सब, जिससे कि पीपल कैन इजिली quit by joining those clubs. Then national and international coordinations, जिसमें कि not just national level पे international bodies भी support करती हैं in the campaigning mission, in the funds mission to help people come out of this habit. Okay. क्यों, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक है, ठीक है, इसलिए इसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल सब किस्म के अप्रोचेस चलेंगे, लोकल लेवल पे भी और नेशनल इंटरनेशनल सब लेवल्स पे, जिनके द्वारा भी स्मोकिंग को रोका जा सके। ये तो सब था प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें हमने बात करी। प्राइमरी प्रिवेंशन में आप ये पांचों पॉइंट बताएंगे, एक तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बताया जो मैंने वो, दूसरा लेजिस्लेटिव मेजर्स, तीसरा स्मोकिंग सेसेशन एक्टिविटीज, देन नेशनल इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बताएंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या बताएंगे, जिनका इनिशिएट हो चुका है उनको अर्ली डिटेक्ट कैसे करेंगे और उनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैसे होगा लंग कैंसर के लिए। एक्चुअली लंग कैंसर इज अ कंडीशन जिसमें कि देयर इज लिमिटेड सक्सेस
ट्रीटमेंट का लिमिटेड सक्सेस है, जस्ट लाइक सर्वाइकल कैंसर, एक बार ये हो जाता है तो इसमें लिमिटेड सक्सेस है। तो वी वांट कि अर्ली डायग्नोस, जितना अर्ली हो सके, जब चेंजेस नहीं आए हो ज़्यादा और पेशेंट हैबिट क्विट कर दे तो ही उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज इन टिश्यूज़ के अंदर प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होता है एंड दिस नॉट मच ऑफ अ गुड प्रोग्नोसिस। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें मास स्क्रीनिंग पे रोल नहीं देके इंडिविजुअल स्क्रीनिंग पे दिया जाता है कि चेस्ट एक्सरेज के थ्रू या स्पूटम साइटोलॉजी के थ्रू हम डिटेक्ट कर लें अर्ली वे में कि किसको कार्सिनोमा चेंजेस किसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, और अर्ली स्टेज पे होगा तो ही वो ठीक हो पाएगा। सो दिस वाज द 4 मेजर कैंसर्स दैट वी डिस्कस टुडे, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, और हमने क्या कवर करा है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये सारे टॉपिक्स आप आज पढ़िए एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद डायबिटीज मेलाइटिस। इज दैट ओके? यस मैम। टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, ये चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन से मैं टेस्ट लूंगी। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं एक एक टॉपिक तो बहुत कम हो जाएगा, एटलीस्ट या तो मैं एक एक चैप्टर का लूंगी जो स्मॉल चैप्टर्स हैं, और जो बिग चैप्टर है उसमें जैसे अभी 2 डिजीजेस 3 डिजीजेस हैं तो एटलीस्ट 3 डिजीजेस इन 1 डे पढ़ पाएंगे टेस्ट के हिसाब से। जैसे फर्स्ट डे का मैं ले रही हूँ तो आई एम टेकिंग इट चैप्टर वाइज, क्योंकि उनके छोटे चैप्टर्स हैं। यू पीपल हैव बिग चैप्टर्स, एपिडेमियोलॉजी इज अ बिग चैप्टर, तो आई विल टेक 3 टॉपिक्स पर डे टेस्ट में। इज दैट ओके? आई होप यस इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि आप लोग को प्रिपेयर करने का भी टाइम चाहिए, सो आई नो कि इतना आप तो आप कर ही लेंगे, आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं क्योंकि पढ़ने के लिए। एंड मैं पूरे पीएसएम का टेस्ट लूंगी वंस दिस इज ओवर, नॉट जस्ट स्टार्टिंग के मेरे चैप्टर्स। आई विल कवर ऑल द चैप्टर्स। चैप्टर 7 मैंने कॉलेज में कंप्लीट कर दिया था, सो आई विल नॉट कंप्लीट इट अगेन। लेकिन यस, उसमें अगर आप चाहोगे कि कुछ उसमें डाउट्स हैं या इफ सर अलाउज तो मैं उसको रिपीट कर दूंगी, अगर, बिकॉज ही सेड कि रिपीटिशन नहीं करना है। बट आप काफ़ी लोग एब्सेंट थे चैप्टर 7 के टाइम पे, कॉलेज में नहीं थे, तो इफ़ ही अलाउज तो मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, नहीं तो टेस्ट के लिए उसको पढ़ेंगे और डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा जैसे भी होता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।